नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, नोटिफिकेशंस, अलग अलग जीआरस को, ऑर्डर्स को, जजमेंट्स को हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हमारे पास में एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली जो जैसे इंक्वायरीज वगैरह होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, जहाँ पे सेक्शन 83 के अंडर में भी हम इंक्वायरी वगैरह बिठाया जाता है। जनरली अगर मिसमैनेजमेंट होता है या वहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें वहाँ पे गलत होती है, यहाँ पे वर्किंग ऑफ द सोसाइटी गलत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी में कोई डिफरेंसेस वहाँ पे इश्यूज होते हैं, तो सेक्शन 83 के बेस पे सेक्शन 88 का इंक्वायरी वहाँ पे बिठाया जा सकता है। और वहाँ पे जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर को बिठाया जाता है, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर को अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह, फाइंडिंग्स वगैरह सबमिट करनी होती है। एंड बेस्ड ऑन दैट सबमिशन फिर चार्जेस वगैरह फ्रेम हो सकती है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज वगैरह देने के बाद चार्जेस फ्रेम हो सकती है। और फिर चार्जेस फ्रेम होने के बाद रिकवरी सर्टिफिकेट्स इश्यू किया जा सकता है। तो एक बार अगर ऐसे ऑथराइज्ड ऑफिसर जो अपनी फाइंडिंग्स की सबमिशन नहीं किया हुआ है, उससे पहले अगर उसका रिप्लेसमेंट हो गया और बाद में नए ऑथराइज्ड ऑफिसर के ऑर्डर निकलने के बाद भी अगर पुराना वाला अपना रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, तो उसकी वैलिडिटी होगी कि नहीं, और उसके बेस में अगर जो रिकवरी सर्टिफिकेट जो इश्यू किया गया है उसकी वैलिडिटी होगी कि नहीं, यही जानने की आज कोशिश करेंगे। तो आज हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें जस्टिस अमित बोरकर साहब थे, और ये मैटर है अमित दर्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विलेपाले मुंबई का। और इसमें पिटिशनर जो थे ये थे सोसाइटी के वो मेंबर्स जिसके अगेंस्ट में रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया गया है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के द्वारा। तो मैटर ये है, तो सेक्शन 83 के फाइंडिंग के हिसाब से सेक्शन 88 का इंक्वायरी बैठा, और इंक्वायरी बैठने के बाद रिकवरी सर्टिफिकेट वगैरह इशू कर दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद अब सेक्शन 88 आपको मालूम है उसमें क्या है, जैसे कि जो भी ये मैटर है, ठीक है, इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट मेड बाय द ऑडिटर और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम टू मेक इंक्वायरी अंडर सेक्शन 83, जो अभी हमने डिस्कस किया। और इस केस में क्या है, अगर मिसअप्लाइड, रिटेन्ड और बिकम लायबल फॉर अकाउंटेबल फॉर हैज बीन गिल्टी ऑफ द मिसफिजेंस और द ब्रीच ऑफ, जहां पे आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हो सोसाइटी का, या जहां पे आप अनलॉफुली कोई काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए, तो रजिस्ट्रार और जो ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ में फ्रेम चार्जेस, जो सेक्शन 88 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, जब ये इंक्वायरी वगैरह चल रहा था, ठीक है, इंक्वायरी कंप्लीट हो गया, इंक्वायरी के प्रोसीडिंग्स वगैरह कंप्लीट हो गए। अभी इंक्वायरी का जो रिपोर्ट सबमिशन अभी हुआ नहीं है, इससे पहले डेप्यूटी रजिस्ट्रार साहब ने अपना एक ऑर्डर निकाल दिया कि नए जो भी व्हाट्सएवर जो भी रीजन होगा कि नए ऑथराइज्ड ऑफिसर को वहां पे अपॉइंट किया जा रहा है। तो ये जो नए ऑथराइज्ड ऑफिसर थे इनको वहां पे जो अपॉइंट किया गया, ठीक है, इनका नाम है मिस्टर सुनील कोचरे। और ये पुराने वाले जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, इस केस में ये रिस्पोंडेंट नंबर 6 है। अब इनको ये मालूम नहीं है, क्या मालूम नहीं है क्या, ये उनका मैटर है, ठीक है। तो अभी ये क्या करते हैं, पुराने वाले ऑथराइज्ड ऑफिसर ये अपने रिपोर्ट्स की जो इनकी जो फाइंडिंग्स वगैरह है, ये अपना रिपोर्ट सबमिशन करते हैं। ये जब रिपोर्ट सबमिशन वगैरह करते हैं, उस मार्च 2022 को ये अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं, डिस्पाइट द न्यू ऑथराइज्ड ऑफिसर हैज बीन, उनको चार्ज देने के बाद, उनके नाम पे ऑर्डर निकलने के बाद, ठीक है। और ये रिकवरी सर्टिफिकेट दिस इज इश्यूड अंडर सेक्शन 98, ठीक है। दिस वाज अगेंस्ट द पिटिशनर, इन दिस केस दिस इज रिस्पोंडेंट नंबर 6, जो कि कमिटी मेंबर्स हो सकते हैं, जो कि सोसाइटी के मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन 98 क्या है, इट टेल्स अबाउट द रिकवरी के जो भी कितना क्या पैसा, क्या प्रोसीजर, एंड ये पैसे के बारे में बताता है, उसकी तौर तरीके जो है उसके बारे में बताता है। तो जब ये रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है और सेक्शन 98 के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पे ये जब ऊपर जाके इसके बारे में बोलते हैं सोसाइटी के जो मेंबर्स जिनके अगेंस्ट में इश्यू है, तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है। अब ये डिसमिस होने के बाद अभी इनके पास एक रास्ता बच जाता है कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट को ये अप्रोच करते हैं, और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के फाइंडिंग्स को अभी हम देखेंगे। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पे फंक्स ऑफिशियो का जो प्रिंसिपल है ये कोट करता है। अब ये क्या बोलता है, नो लॉन्गर होल्डिंग ऑफिस और हैविंग ऑफिशियल अथॉरिटी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके पास वो ऑफिस नहीं है, उसकी अथॉरिटी नहीं है, तो आपके जो कॉन्सिक्वेंशियल जो आपकी जो वर्क है, आपके कॉन्सिक्वेंशियल जो काम है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, उसमें वैलिडिटी नहीं होगी, वो भी अनलॉफुल होगा, इलीगल होगा,
ठीक है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स टेक लीगल इफेक्ट व्हेन इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इस केस में डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, जिस दिन में आपने साइन कर दिया नए वाले ऑथराइज्ड ऑफिसर के लिए वो तब से इफेक्टिव हो गया, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है तब से वो लीगल हो गया और पुराना वाला का इनवैलिडिटी हो गया। नॉट व्हेन दे आर कम्युनिकेटेड, ये नहीं कि तुमको जानने में आ जाए या तुमका इग्नोरेंस अगर हो, नॉलेज ऑफ कंसर्न ऑर्डर अगर तुमको नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा या उसकी वैलिडिटी नहीं होगी। जिस दिन साइन हो गया, जिस दिन आउटवर्ड हो गया, उस दिन से वो इफेक्टिव हो गया। सो एनी एक्शन टेकन आफ्टर सीजेशन ऑफ द अथॉरिटीज विदाउट जुरिस्डिक्शन एंड वॉइड, अगर आपने जैसे कि इस केस में इंक्वायरी ऑफिसर ने, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो डेजिग्नेटेड बाय द डेप्यूटी रजिस्ट्रार, तो नए ऑर्डर निकलने के बाद उसने जितने भी काम किए वो सब इनवैलिड है, उसकी वो वॉइड है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, वो इलीगल है। ठीक है। अब आगे देखेंगे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है। कोर्ट फर्दर ये बोल रही है कि पावर ऑफ एन एओ होल्ड सोली बाय वर्च्यू ऑफ द ऑथराइजिंग ऑर्डर इशूड बाय द रजिस्ट्रार। इस केस में डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने जो भी ऑथोरिटी जो भी ऑर्डर निकाला हुआ था उसके बेस पे उसकी ऑथोरिटी है और उसी के बेस पे वो काम कर रहा था, उसी के बेस पे वो इंक्वायरी कर रहा था। ठीक है। और वो उसी दिन सीज हो गया जो आपने, या तो आप उसे विड्रॉ कर लो या तो फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लो। अब इस केस में हम क्या बात करें, उसने सब्स्टिट्यूशन किया और उसमें नए वाले जो भी मिस्टर सुनील कोचरे उसमें उनको अपॉइंट किया। ठीक है। और अभी तक क्या हुआ है, अभी तक ओनली हियरिंग हुआ है, सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट हुआ नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। द पर्सन एक्ट्स नॉट ऑन पर्सनल डायरेक्शन बट ओनली बिकॉज द स्टैट्यूट और द लॉ परमिट्स हिम टू डू सो। जो भी आप काम कर रहे हो थ्रू द ऑर्डर और द अपॉइंटमेंट, मतलब ऑर्डर के बेस पे जो लीगली साइंड है, जिसके अथॉरिटी आपको मिल रहा है। वंस द ऑर्डर इज रिप्लेस द पावर एंड्स, जिस दिन साइन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, विड्रॉल हो गया, उस दिन आपकी सारी पावर्स खत्म हो गई एंड कैन नॉट बी रिवाइव्ड साइटिंग इग्नोरेंस, की मुझे मालूम ही नहीं था या हमने उसको कम्युनिकेट किया ही नहीं, उस तक पहुंचा ही नहीं था, तो ये वाला एक्सक्यूज आप ये नहीं चलेगा। ठीक है। एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ द फंक्टस ऑफिशियो, जो हमने पहले ही डिस्कस किया, मतलब है कि नो लॉन्गर होल्डिंग द ऑफिस और हैविंग ऑफिशियल ऑथोरिटी। इसके हिसाब से वैसा क्या है, आफ्टर द रिप्लेसमेंट द फॉर्मर ऑफिसर बिकेम लीगली इनकॉम्पिटेंट टू टेक एनी फर्दर स्टेप्स इन इंक्वायरी। जिस दिन ये खत्म हो गया आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी पावर जो थी इंक्वायरी करने की, उसके बाद जितने भी आपने काम किए, मतलब आपने जो रिपोर्ट सबमिशन की अपने फाइंडिंग्स के, वो भी उसकी भी वैलिडिटी खत्म होगी, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो भी गलत हो जाएगा। वंस फ्रेश ऑथराइज्ड ऑफिसर वाज अपॉइंटेड एंड द प्रीवियस एओ बिकम्स फंक्टस ऑफिसियो। ठीक है। So court refused to accept the argument that earlier AO did not know about his replacement. See, ignorance is an excuse in law. Observing that the ignorance of an order cannot revive the power that has already come to an end. अगर आपको मालूम नहीं था मगर ऑर्डर ऐसा निकल चुका है और उसके बेस पे किसी और की वैलिडिटी चालू हो चुकी है, तो आपकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, आपकी ऑथोरिटी खत्म हो चुकी है, आपकी पावर खत्म हो जाती है, तो ऐसा एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस यहाँ पे काम नहीं करेगा। एंड एक्सेप्टिंग सच प्ली वुड इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी इन द प्रोसीडिंग्स, के लिए गलत होगा, तो इसको हम प्रमोट नहीं करेंगे, इस चीज को हम बढ़ावा नहीं देंगे। कोर्ट डिक्लेयर दैट द रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 28/2/2022 में, उसके बाद 1 मार्च 2022 में जो सबमिट हुआ, वेयर विदाउट जुरिस्डिक्शन, क्योंकि ये जो पहले वाले जो था, जिसके बाद इसके प्रेजेंस में होते हुए दूसरा ऑर्डर निकाला गया, तो इसने जो प्रोसीडिंग्स के बाद जो सबमिशन किया अपने रिपोर्ट, और उसके बेस पे जो चार्जेस फ्रेम किए गए और उस चार्जेस फ्रेम के बेस पे जो रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया गया, तो वो भी गलत है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी भी वैलिडिटी नहीं है, वो भी इलीगल है। एंड ऑल कंसिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग द रिकवरी सर्टिफिकेट डेटेड 13 अक्टूबर 2022, और उसके बाद फिर 2024 में आपने रिविजनल ऑर्डर भी इशू किया 29 जनवरी 2024 को, तो ये लीगली अनसस्टेनेबल है, लीगली इसकी वैलिडिटी नहीं है, लीगली गलत है, लीगली इलीगल है, मतलब इसकी लीगल सैंक्टिटी इसकी है नहीं। तो इससे हम ये जानते हैं कि एक बार अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रहा है, कोई इंक्वायरी चल रहा है, बीच में उसका रिप्लेसमेंट नहीं करना है,
और अगर आप रिप्लेसमेंट करते हो तो नया वाला जो टेक ओवर करेगा देन ही हैज टू सबमिट हिज फाइंडिंग्स नॉट द प्रीवियस वंस। कई सारे केसेस में ऐसा होता है, काफी सारे हाउसिंग सोसाइटीज में अंडर सेक्शन 77 जब हम वहां पे ऑथराइज्ड ऑफिसर वगैरह भी बिठाते हैं तो बीच में भी 1-2 बार उसमें 6 महीना 1 साल के अंदर चेंजेस भी होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि नया ऑर्डर निकलने के बाद नया ऑथराइज्ड ऑफिसर के लिए जब ऑर्डर निकाला जाता है फिर भी प्रीवियस वाला वहां पे 10-15 दिन 20 दिन 30 दिन कंटिन्यू कर रहा होता है और सोसाइटी के फंड भी जा रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी लिया जाता है। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कंप्लीटली गलत होगा, उसकी वैलिडिटी 0 होगी, वो वॉइड होगा और वो इलीगल होगा। ठीक है, तो आज का ये कोर्ट का ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे लिए एक अच्छा प्रेसिडेंस है, एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां पे ऐसा ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर सेक्शन 88 भी अगर इंक्वायरी कर रहे हैं या फिर सेक्शन 77A के बेस पे भी वहां पे अगर अपॉइंटेड है तो चेंज जब होता है तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए, ऑर्डर्स को जानने के लिए, जजमेंट्स को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।